हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। और इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और इसके अंदर भी हम लोग दो टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। हालांकि ये वाला टॉपिक हम लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है। अगर थोड़ा सा याद हो, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो इसी को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में बोला गया है, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब भाई मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा लो या एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा लो, बात एक ही है ना। तो जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। और अगर थोड़ा सा सेकंड चैप्टर के साथ इसको रिलेट करूं तो वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करनी हो तो सिंपली क्या करना होता है कि जो भी गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके उसके पास क्या लेके जाना होता है, हमें एक बर्निंग मैच स्टिक को लेके जाना होता है। अगर उस टेस्ट ट्यूब के पास आप बर्निंग मैच स्टिक को लेके गए तो वो बर्निंग मैच स्टिक क्या करेगी, उस गैस को पॉप साउंड के साथ बर्न करा देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर पॉप साउंड नहीं है इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं है। और पॉप साउंड का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस काफ़ी एक्सप्लोजिव होती है ना। एक्सप्लोजन के साथ मतलब वो थोड़ा बर्न करना शुरू करती है। इसका मतलब कि जब वो जलेगी तो थोड़ा एक्सप्लोड करेगी, उस एक्सप्लोजन की वजह से पॉप साउंड क्रिएट होता है। खैर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब सोडियम जो हमारे पास मेटल है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, और यहाँ पे एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटल सॉल्ट। वो मेटल सॉल्ट हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, या फिर आयरन क्लोराइड हो सकता है, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर थोड़ा सा आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी मेटल हमारे पास है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। और जैसे ही डिस्प्लेस का नाम आया तो मैं फिर से फर्स्ट चैप्टर पे थोड़ा जाता हूँ, जंप करता हूँ। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, कारण कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि जब हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो सोडियम है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है। टॉप पे कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन आ रहा है, वो भी टॉप पर सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सबसे पहले कौन है, पोटेशियम, उसके बाद कौन है, सोडियम। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर हमें मिल रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं। किससे, हाइड्रोजन से। जो जिस मेटल से ऊपर होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। अगर इसको थोड़ा सा रीड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि जो पोटेशियम है सोडियम से रिएक्टिव ज़्यादा होता है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सोडियम है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी के सभी क्या हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड कंपाउंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, मेटल सॉल्ट बनाया और साथ में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है,
कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है तो कॉपर हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो सिल्वर लेके आता, गोल्ड लेके आता, मरकरी लेके आता, वो लोग भी क्या करते, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करते। कारण कि सिल्वर, मरकरी, गोल्ड ये सभी के सभी क्या हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं हाइड्रोजन से, तो वो उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन है। आप सभी इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या होता अगर यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेते, हम यहाँ पे क्या लेते, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना लेके क्या लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, H2SO4। तो अगर मैं यहाँ सभी पे H2SO4 ले लेता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ सभी पे क्या आएगा, H2SO4 आएगा। तो अगर सोडियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। उसी तरह से जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। उसी तरह से ये क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। कारण क्या है कि जो हाइड्रोजन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि सर ये सभी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम इस रिएक्शंस को देख के कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन सा कम रिएक्टिव मेटल है। आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, इन सभी की रिएक्शन यही पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो उसका एक तरीका है, जब आप इन सबको लैबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे, अगर इन सबको लैबोरेटरी में परफॉर्म किया जाए तो ये सभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी बबल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। जिसमें जितनी ज़्यादा बबल्स आएंगी और जितना फास्ट बबल्स प्रोड्यूस होंगी वो मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसमें जितना कम बबल्स आएंगी, जितना कम स्पीड के साथ बबल्स फॉर्म होगा वो मेटल उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो सोडियम की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होंगे बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब हम आयरन की रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसमें बबल्स तो फॉर्म होंगे लेकिन लेस स्पीड के साथ और काफ़ी कम बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो उन बबल्स की फॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारे पास मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। और अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दोज मेटल्स which do not react with acid they are less reactive than hydrogen। ओके, इसी के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आता है। हमने दो एसिड तो पढ़ लिए ना, एक एसिड कौन सा पढ़ा हमने, HCl, और दूसरा एसिड कौन सा पढ़ा हमने, H2SO4। एक और एसिड हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड, है ना, एक और एसिड हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो क्या होगा अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए मेटल के साथ, अगर नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। इसका कारण क्या है कि अगर मेटल की रिएक्शन कराई जाए HNO3 के साथ, अगर मेटल की रिएक्शन कराई जाए नाइट्रिक एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट तो बनेगा मेटल सॉल्ट बनेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और क्या बना देगी, वाटर, और क्या बनाएगी, वाटर। और साथ में हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे, हो सकता है वो N2O हो सकता है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, और वो हो सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो। इनमें से कोई सा भी हमारे पास कंपाउंड हो सकता है।
तो जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, वाटर प्रोड्यूस होता है, मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, इसे बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे बोला जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और इसे बोला जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह के कंपाउंड हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन के अंदर रिएक्शन करता है मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैग्नीशियम की या फिर मैंगनीज की रिएक्शन कराई जाती है नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर मैग्नीशियम की और मैंगनीज की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, मेटल नाइट्रेट। ओके, क्या फॉर्म होगा, मेटल नाइट्रेट और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैसे, मेटल नाइट्रेट मतलब मैग्नीज नाइट्रेट और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। एक्सेप्शन केस, ठीक है, कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है कि अगर मेटल की रिएक्शन मतलब मैग्नीज या मैग्नीशियम जैसे मेटल की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस, या फिर मैंगनीज नाइट्रेट और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज जनरल केसेस में क्या होता है, जब मेटल की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्या देता है, वाटर देता है और हमें साथ में क्या मिलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा ऑक्साइड मिलेगा हो सकता है हमारे पास इन तीनों में से कोई भी मिल जाए। कारण क्या है कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराते हैं, या तो वो उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देंगे या फिर उस कंपाउंड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन ने नाइट्रिक एसिड ने क्या करा, इस हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, इसको ऑक्सीडाइज करा दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक एसिड हमारे पास किस तरह का एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, और इसी के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, एक्वा रेजिया। एक टॉपिक पूछा जा सकता है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, हमारे पास एक मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, और इसको मिक्स करने का भी हमारे पास एक स्पेशल पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है। और प्रपोर्शन क्या होता है, 3:1, कि जब HCl को और HNO3 को मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो वो इसी रेशो में मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब एक्वा रेजिया होता क्या है, एक्वा रेजिया हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1। इसका काम क्या होता है, ये हाईली कोरोसिव मिक्सचर होता है, ये हमारे पास एक हाईली कोरोसिव सॉल्यूशन होता है। हाईली कोरोसिव मतलब जो किसी सब्सटेंस को क्या करता है, कोरोड कर देता है। ठीक है, जो किसी सब्सटेंस को कोरोड कर देगा। ओके, कोरोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो हाईली कोरोसिव होता है और ये इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। मतलब ये कि हालांकि आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड और सिल्वर जैसे हमारे पास मेटल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर मान लीजिए इस बीकर के अंदर हमारे पास एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आपने गोल्ड को डिप किया तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो गोल्ड है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा ये कोरोसिव होता है। ओके, तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।